Okay. So good morning all of you. Good morning sir. ध्यान देना बच्चों यहाँ पे from today onwards we are going to start with your corporate restructuring paper. The name of the paper is corporate restructuring, then insolvency, liquidation and winding up. Corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. एक बार बेटा जी पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते, क्या पढ़ना रहेगा, कैसे पढ़ना रहेगा, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन. ध्यान देना यहाँ पे the entire paper is divided into two parts. The entire paper is divided into two parts, part A as well as your part B. ठीक है जी, हाँ सर. Part A will cover corporate restructuring, part A will cover corporate restructuring as well as your part B will cover corporate insolvency, then corporate liquidation, then corporate winding up. The entire paper is bifurcated into two parts. Part A, that will be for corporate restructuring, part B for corporate insolvency, and in case if insolvency cannot be redressed, then liquidation and winding up. लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप. ठीक है जी बच्चों, हाँ जी सर. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे आपको विल बी आस्क्ड फॉर 50 मार्क्स. Corporate restructuring will be asked for 50 marks as well as corporate insolvency, liquidation and winding up will be for 50 marks. अगर आप लोगों के पास बुक्स आ चुकी हैं तो आप लोग देखोगे for CR paper you have two books, part A for corporate restructuring, part B for corporate insolvency, liquidation and winding up. ठीक है बच्चों, हाँ जी सर. अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे as of now we will be starting with your part A. From this class onwards we will be starting with your part A. तो बच्चों क्या स्टार्ट करने वाले अपन? सर जी हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. क्या स्टार्ट करने वाले? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है जी सर, हाँ बेटे ध्यान देना यहाँ पे. तो पार्ट ए हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. अभी ध्यान देना, फॉर द फर्स्ट 30 to 40 minutes, for the first 30 to 40 minutes I will be making a general discussion. I will be making a general discussion on the term corporate restructuring. ध्यान से सुनना, ये जो पहले के 30 से 40 मिनट्स का डिस्कशन है, दिस विल फॉर्म द बेस फॉर द एंटायर सब्जेक्ट. दिस विल फॉर्म द बेस फॉर द एंटायर सब्जेक्ट. ठीक है सर, हाँ जी चलो स्टार्ट करें. ओके सर स्टार्ट करिए. मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ये टर्म पहले सुना है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म? हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? एनीवन? सर सुना है. यस एनीवन? सुना तो है सर, लेकिन आपको क्यों बताएं? कोई बात नहीं. एनी अदर स्टूडेंट? व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? तो देखो, दिस टर्म हैज बीन फ्रेम्ड from two words, from these two words, corporate as well as
रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट का मतलब क्या बेटे? तो कॉर्पोरेट का मतलब है सर, कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी। कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी। नाउ व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग in general? What is restructuring? Yes, restructuring means any kind of rearrangement. Restructuring means any kind of rearrangement or rebuilding, any kind of rearrangement or rebuilding। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब, एक सेकेंड सर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब, आई एम टेकिंग इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सर रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स टू गिव न्यू स्ट्रक्चर, टू गिव न्यू स्ट्रक्चर। हाँ सर, तो अगर मैं दोनों वर्ड्स को मिक्स करता हूं, अगर मैं दोनों वर्ड्स को ऐड करता हूं तो क्या मीनिंग निकलता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का? इट मीन्स रीबिल्डिंग, है ना? इट मीन्स रीबिल्डिंग, एनी काइंड ऑफ रीबिल्डिंग और रीअरेंजमेंट, रीबिल्डिंग और रीअरेंजमेंट, ठीक है? एनी काइंड ऑफ रीबिल्डिंग और रीअरेंजमेंट। मैं एक और वर्ड यूज कर सकता हूं यहां पे, और रीशफलिंग, reshuffling the capital structure, reshuffling the capital structure or business operations, or business operations of any company। अच्छा सर, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्या मीनिंग निकल कर क्या आता है? एनी काइंड ऑफ रीबिल्डिंग, रीअरेंजमेंट और रीशफलिंग। एनी काइंड ऑफ, इट इज अ प्रोसेस, और आई कैन से इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग, रीअरेंजमेंट और रीशफलिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग, रीअरेंजमेंट और रीशफलिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर और बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी, और बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी। इन ऑर्डर टू, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है जी बच्चों? हाँ जी सर, either to increase its overall efficiency or to make growth, तो सर अभी तक के डिस्कशन में इतना मालूम चला that corporate restructuring is a process undertaken by any company. Corporate restructuring is a process undertaken by any company to rebuild, rearrange or reshuffle, its capital structure or business operations, क्यों कर रहे हैं ऐसा? in order to increase its overall efficiency, or to make growth, देखो इन जनरल भी अगर अपन बात करें ना, तो one needs to rearrange themselves when the existing process or the existing procedures which they are following is not giving them adequate or desired results, and in order to achieve the desired results, or in order to achieve their objectives, they may need to change the way in which they are conducting themselves. For example, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स तुम में से प्रोफेशनल में आए एग्जीक्यूटिव क्लियर करके,
कुछ स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे, कुछ स्टूडेंट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर होगा, कुछ स्टूडेंट थर्ड अटेम्प्ट. सम ऑफ द स्टूडेंट कुड हैव टेकन इवन 4 or 5 अटेम्प्ट्स टू क्लियर देयर एग्जीक्यूटिव्स. तो जिन स्टूडेंट्स को 4 या 5 अटेम्प्ट्स लगे एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए, जिन स्टूडेंट्स को 4 या 5 अटेम्प्ट्स लगाए एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए, तो देयर मस्ट बी समथिंग बैक इन देयर माइंड कि यार जो पढ़ाई करने का तरीका था, जो पढ़ने का तरीका था, शायद वो गलत था. या सर पढ़ तो बहुत लेते थे, जो एग्जीक्यूशन का तरीका था, which matters the most, जो एग्जीक्यूशन का तरीका था, the way they were executing themselves, the way they were conducting themselves, especially at the time of examination, maybe that is not efficient enough, or that is not effective enough, as a result of which they kept on failing on repetitive basis in their examinations. और अभी आप लोग का फर्स्ट क्लास है, आज प्रोफेशनल का फर्स्ट क्लास है. तो बिफोर एंटरिंग इनटू दिस क्लास और बिफोर व्यूइंग दिस लेक्चर, तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो रहेगा कि यार फाइनल हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है. फर्स्ट डे हर एक स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, वी आर गोइंग टू क्लियर आवर प्रोफेशनल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. ऐसा है सबको? हाँ जी सर. So if you want to clear your professional in the very first attempt, you need to change your approach. You need to change your approach. You need to change your methods, methodology, procedures, या policies, so as to clear your exams in the very first attempt. जिसने first attempt में clear किया, they might be aiming for ranks. बात समझ में आने क्या? तो आज के क्लास में आने से पहले यू आर रेडी टू चेंज योर सेल्फ, यू आर रेडी टू चेंज योर सेल्फ. क्यों कर रहे हो ऐसा? जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर ओवरऑल एफिशिएंसी, जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर ओवरऑल एफिशिएंसी, और इन ऑर्डर टू मेक ग्रोथ. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर. तो इन द सेम मैनर any corporate or any company can also change their strategy of conducting their business operations. A company may also change their strategy related to their capital structure. बात समझ में आ रहा है क्या? So as to increase their overall efficiency, as well as to ensure growth, अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर व्हाट इज ग्रोथ. ध्यान देना, ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोथ का मतलब अगर सर हम बात करें तो ग्रोथ मीन्स एनी फेवरेबल चेंज, है ना? ग्रोथ मीन्स एनी काइंड ऑफ any favorable change over a period of time. Any favorable change over a period of time, है ना? हाँ जी सर. सर पहले हमारे पास 10,000 का फोन हुआ करता था, अच्छी बात है. अब हमारे पास आईफोन होता है सर. इट मीन्स यू हैव मेड ग्रोथ. सो पहले मेरे बैंक अकाउंट में ना 100 रुपया रहता था, अब मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 है. इट मीन्स यू हैव मेड ग्रोथ. इज इट क्लियर? सो पहले मेरे पास स्कूटर हुआ करता था, अब मेरे पास कार है. इट मीन्स यू हैव मेड ग्रोथ. तो इन जनरल अगर अपन ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ मीन्स व्हाट? एनी फेवरेबल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. फिर ग्रोथ को अपन फर्दर बाइफर्केट कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. ग्रोथ कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज आइदर एज ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, एज वेल एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ. ग्रोथ कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ. ऑर्गेनिक ग्रोथ को अपन नॉर्मल ग्रोथ भी बोल सकते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉर्मल ग्रोथ which may take years and years and years to grow, which may take years and years and years to grow. Organic growth, yes, slow growth, which will take place over a longer period of time, Inorganic growth means abnormal growth. Inorganic growth means
एबनॉर्मल ग्रोथ। बात समझ में आ रही है क्या? इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एबनॉर्मल ग्रोथ इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। एंड इन ऑर्डर टू अटेन, मैं लिख देता हूं यहां पे, इन ऑर्डर टू अटेन abnormal growth, that is also considered is on inorganic growth. In order to attain abnormal growth, any company shall एक सेकेंड, rely on, any company shall rely on corporate restructuring. मैं एग्जाम्पल दूंगा बेटा, ध्यान देना है अभी पे। तो बेसिक पर्पस जो रह सकता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, अब समझो, तुमने अभी सुना होगा कि फ्यू इयर्स बैक वॉलमार्ट हैज एंटर्ड इनटू इंडिया, Walmart has entered into India by acquiring majority stake in the Flipkart. सुना है ना? हाँ सर। तो मान लो कि Walmart को जब इंडियन मार्केट में एंट्री करना था, in order to enter into the Indian market, they had two options available. क्या दो ऑप्शंस था सर? पहला ऑप्शन था कि वो इंडिया में आते, अपना सेटअप लगाते, बिजनेस सेटअप लगाते, they could have carried out their business for certain period of time. They could have incurred huge amount of expenditure in order to promote themselves, in order to make an impact in the minds of Indian customers or Indian consumers. And अगर वो ऐसा करते तो that could have taken a very longer period of time. That could have taken a longer period of time in order to make an impact or in order to make their presence in the Indian market. In order to make their presence in the Indian market. But what they did, they entered into India by acquiring majority stake in the Flipkart, which was already a very reputed company in that particular segment or in that particular business. तो इनिशियल स्टेजेस का जो स्ट्रगल है वो वॉलमार्ट को फेस नहीं करना पड़ेगा, उनको पका पकाया मार्केट मिलेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे they are going to have access of the consumers base. They are going to have the access of the consumer base which was already created by the Flipkart, and that too over a very longer period of time. बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे दोनों ऑप्शन था वॉलमार्ट के पास. They could have either gone for organic growth, but what they have chosen inorganic growth. They entered into the market by acquiring. They have entered into the market by acquiring majority stake in the Flipkart. बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस किया ना, acquisition of business is one of the mode of corporate restructuring. Acquisition of business is one of the mode of corporate restructuring. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. सर आपने बोला एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ द मोड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. और कौन कौन से मोड होते हैं सर? देखोगे यहाँ पे. तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया टर्म कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या? रीअरेंजमेंट, रीबिल्डिंग और रीशफलिंग. रीबिल्डिंग, रीअरेंजमेंट और रीशफलिंग, आइदर द कैपिटल स्ट्रक्चर और बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. क्यों कर रहे सर ऐसा? इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी, एज वेल एज इन ऑर्डर टू मेक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, है ना, इन ऑर्डर टू मेक इनऑर्गेनिक ग्रोथ. इज इट क्लियर? तो सर कैसे कर सकते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? व्हाट आर द मोड्स अवेलेबल? तो ध्यान देना बच्चों यहां पे. नेक्स्ट, मोड्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. मोड्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग.
तो मोड्स में सबसे पहले बात की जाती है मर्जर की, ठीक है, मर्जर, देन amalgamation. Sir, what is merger? Or sir, what is the difference between merger and amalgamation? Yes, anyone of you? What is the difference between the term merger as well as amalgamation? Anyone? देखो merger के लिए क्या बोला जाता है? That merger is an arrangement whereby all the assets and liabilities, फिर से सुनना, merger is an arrangement whereby all the assets and liabilities of merging company gets transferred into the merged company and none of the company shall lose its existence by way of such arrangement. एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक कंपनी के सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरी कंपनीज में या दूसरी किसी कंपनी में, एंड none of the company is going to lose its identity. None of the company is going to lose its identity by virtue of such merger or by virtue of such arrangement. Amalgamation, on the other hand, amalgamation is an arrangement whereby all the assets and liabilities of the transferor company gets transferred into the transferee company. All the assets and liabilities of the transferor company gets transferred into the transferee company, and transferor company shall lose its existence. Yeah, one of the company is going to lose its existence, and जो कंपनी अपना एग्जिस्टेंस लूज कर रहा है by way of such arrangement, that company will be considered as transferor company. That company will be considered as transferor company. सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं बेटा. तुम लोगों ने भी सुना होगा मर्जर बिटवीन वोडाफोन एंड आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, सुना है ना? अभी जो रिजल्टेंट कंपनी देखो वो क्या है? तो वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. दोनों कंपनीज ने बिजनेस को मर्ज कर लिया, एंड बाय वर्च्यू ऑफ सच मर्जर या एज अ रिजल्ट ऑफ सच मर्जर none of the company has lost its identity. However, in case of amalgamation क्या होने वाला है? One of the company shall lose its identity, या will lose its identity, या one of the company will be dissolved. For example, वोडाफोन में अमलगमेट हुआ था हच, रिजल्टेंट कंपनी इज वोडाफोन. इज अ केस ऑफ अमलगमेशन. हच डिसॉल्व हो गया, एग्जिस्टेंस खत्म. कुछ और एग्जांपल्स तो देखो, ए लिमिटेड लेट्स से अमलगमेट हो रहा है बी लिमिटेड में, रिजल्टेंट कंपनी इज बी, इट इज अ केस ऑफ अमलगमेशन एज ए लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म. इट इज अ केस ऑफ अमलगमेशन. ठीक है सर? अच्छा. एंड द कंपनी विच लूजेस इट्स एग्जिस्टेंस shall be considered as transferor company. A company which loses its existence shall be considered as transferor company. और जो रिजल्टेंट कंपनी होते हैं ना अमलगमेशन में, उसको अपन बोलते हैं बच्चों क्या बोल रहे हैं उसको? ट्रांसफरी कंपनी. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें. हाँ सर, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल्स टू सी. तो इन दिस केस ए भी डिसॉल्व हो गया, बी भी डिसॉल्व हो गया बाय फॉर्मिंग अ न्यू एंटिटी कॉल्ड सी. तो इन दिस केस ए एंड बी बोथ शैल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफरर कंपनी.
ठीक है, और जिसमें जा करके अमलगमेट हुए या जो रिजल्टेंट कंपनी है बाय वर्च्यू ऑफ सच अमलगमेशन या बाय वर्च्यू ऑफ सच अरेंजमेंट shall be considered as ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है सर। हाँ जी सर, मर्जर का कोई और एग्जांपल हाँ ले लो ना, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल्स टू ए बी लिमिटेड, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल्स टू ए बी लिमिटेड। In this case, identity of both the companies remains intact, or none of the company is going to lose its identity। ठीक है हाँ सर। अभी ध्यान रखना, अभी सिर्फ मैं एक ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ऑल्दो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज कंसेप्ट्स इन वेरी मच डिटेल। ठीक है, एज ऑलरेडी सेड, फॉर द फर्स्ट 30 to 40 minutes वी आर जस्ट गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू, है ना, वी आर जस्ट गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द टर्म और ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो प्लीज मेरे साथ बने रहना बच्चों। ठीक है, तो मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया। सर और कोई मोड है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल है। थर्ड मोड इज टेक ओवर। नाम सुना है? हाँ सर सुना तो है, पढ़ के भी आए हम लोग एग्जीक्यूटिव में। हाँ सर, टेक ओवर। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज टेक ओवर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टेक ओवर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक ओवर? टेक ओवर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। बच्चों टेक ओवर का मतलब होता है, टेक ओवर का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, है ना। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। Acquisition of control over the management of any company. Excuse me. Yes, acquisition of control over the management of any company. And as we all know that management of any company lies into the hands of who manage the affairs, who controls the management. So management of any company lies into the hands of board of directors, है ना, board of directors of the company. Answer. And who constitute board of directors? Who appoint directors in the company? Who appoint directors in any company? So directors are being appointed by the shareholders of company, as we all know. Directors are being appointed by the shareholders of any company. तो सर अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटे, that by acquiring more and more number of shares, by acquiring more and more number of shares in any company, one can acquire control over the management. By acquiring more and more number of shares in any company, one can acquire control over the management of any company. बोल सकते क्या ऐसा? हाँ सर। What is takeover? Takeover means acquisition of control over the management of any company. ठीक है, और वो कैसे हो सकता है? By acquiring more and more number of shares in any company. ठीक है, by acquiring more and more number of shares. So one can acquire the control over the management, of any company through shareholding route. Apart from this, one can also acquire control over the management of any company through in pursuance to any loan agreement.
one can acquire control over the management of any company in pursuance to any loan agreement. कैसे होगा सर? ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ ही केसेस में ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है. मान लो कि ए लिमिटेड ना लोन लेने के लिए पहुंचा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास. ए लिमिटेड लोन लेने के लिए पहुंचा किसके पास? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास. लोन ऑफ 500 करोड़. आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय ए लिमिटेड बिफोर द बैंक, बैंक बोलते हैं कि वी आर रेडी टू ग्रांट यू लोन. बैंक क्या बोल रहा है? वी आर रेडी टू ग्रांट यू लोन सब्जेक्ट टू अ कंडीशन. क्या कंडीशन? दैट बिफोर अंडरटेकिंग एनी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, बिफोर अंडरटेकिंग एनी मटेरियल ट्रांजेक्शन यू नीड टू सीक अर अप्रूवल. या बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रांजेक्शन which could have material impact on the finances of the company, you have to take her consent. You have to take her consent. Yeah, we have the power to constitute direct board of directors of a company. ठीक है, हमारा नॉमिनी डायरेक्टर, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपॉइंट करो. तो by way of any of such arrangement, ये जो बैंक है यहाँ पे, बैंक कैन acquire control over A Limited. Is it clear? हाँ जी सर. तो दो मोड होने वाला है, या तो शेयर होल्डिंग रूट या इन परसुएंस टू एनी लोन एग्रीमेंट. वन कैन acquire control over the management of any company. तो अभी तक तीन मोड्स आपने पढ़ा, मर्जर पढ़ा, अमलगमेशन पढ़ा, एज वेल एज टेक ओवर. अच्छा, now moving on to next mode, that is demerger. Next mode is demerger. अब सर demerger क्या होता है? demerger क्या होता है? तो demerger में क्या होगा बच्चों? एक कंपनी का स्प्लिट अप होगा, डिवीजन होगा. ठीक है, स्प्लिट अप में बोल लूं या डिवीजन बोल लूं? डिवीजन ऑफ बिजनेस, डिवीजन ऑफ बिजनेस. ठीक है, आइदर बिटवीन टू और मोर कंपनीज, दो कंपनीज पहले साथ में मिलकर बिजनेस कर रही थी, अब दोनों अलग अलग हो रही है. स्प्लिट अप और डिवीजन ऑफ बिजनेस आइदर बिटवीन टू और मोर कंपनीज, है ना, आइदर बिटवीन टू और मोर कंपनीज और डिवीजन ऑफ बिजनेस within a single entity. Division of business within a single entity. एक ही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या एक ही कंपनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक ही बिजनेस का दो पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है. तो दो पार्ट्स में हो सकता है, नहीं भाई, कितने भी पार्ट्स में हो सकता है, दो में, तीन में, चार में, पांच में, एज द केस में भी. बात समझ में आ रही है क्या? बेसिकली कोई भी कंपनी डीमर्जर के लिए जाएगा बिकॉज ऑफ टू रीजंस. आइदर बिकॉज ऑफ द क्लैशेस, आइदर ड्यू टू द क्लैशेस बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, clashes between the management of company, this could be one of the reason. Or if any company wants to focus on its core competencies, in order to focus on core competencies. ठीक है, दो ही रीजन हो सकता है, either due to the clashes between the management of company, or in case if a company wants to focus on its core competencies. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? एग्जाम्पल दें सर? अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं.
अब मान लो कि रिलायंस का नाम सुने हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाँ सर सुने हैं, तो फिर ये तो मालूम ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डीमर्जर हुआ था। हाँ सर ये भी मालूम है। तो डीमर्जर क्यों हुआ था? ड्यू टू द क्लैशेस बिटवीन बोथ द ब्रदर्स मुकेश अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी एज वेल एज अनिल अंबानी। यहाँ पे दो कंपनी रह गया, देखो डीमर्जर में यहाँ पे दो कंपनी रह गया, एक तो वो जिसका डीमर्जर हुआ है, एक तो रह गया सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना। और एक नया कंपनी यहाँ पे बना, अ न्यू कंपनी वाज फॉर्म्ड, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल। तो यहां पे रीजन ऑफ डीमर्जर क्या था? रीजन ऑफ डीमर्जर वाज क्लैशेस, रीजन ऑफ डीमर्जर वाज क्लैशेस बिटवीन दी मैनेजमेंट। एक और चीज, जो कंपनी का डीमर्जर हुआ उसको अपन बोलेंगे डीमर्ज्ड कंपनी। क्या बोलेंगे बच्चों? डीमर्ज्ड कंपनी, है ना। और जो नया कंपनी फॉर्म हुआ, फॉर एग्जांपल इन दिस केस रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, नया कंपनी फॉर्म हुआ, इसको अपन बोलेंगे रिजल्टेंट कंपनी। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट कंपनी, एज अ रिजल्ट ऑफ डीमर्जर। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब सर इसका भी कोई एग्जांपल टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। अब ए लिमिटेड के 3 बिजनेस अंडरटेकिंग, बिजनेस ए, बिजनेस बी एज वेल एज बिजनेस सी। अब ये कंपनी का ना कॉम्पिटेंसी है, एक्सपर्टीज है इन बिजनेस ए, बिजनेस बी, but they have lack of experience in this business, ठीक है, in this business C। अब मान लो कि हर फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि ये दोनों सेगमेंट से तो जबरदस्त प्रॉफिट कमाती है कंपनी, और यहां पे कंपनी को हैवी लॉसेस हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है कंपनी का इज बीइंग severely affected, is being drastically affected due to the heavy losses being incurred by A Limited in this business division। और यहां पे रीजन एक और हो सकता है that company is incurring losses in this particular business division as they do not have competency, as they do not have core competency in this particular business segment, as they do not have core competency in this particular business segment। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो यहां पे ये कंपनी क्या कर सकती है? this particular business unit, company A Limited can demerge this particular business unit, खुद से अलग कर सकती है। अब क्या मोड ऑफ डीमर्जर रहेगा वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हम लोग when we will actually start with the discussion of your chapter number 1, we are going to discuss all these things in again in very much detail। for the time being आपको सिर्फ मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो ये बिजनेस यूनिट को खुद से अलग कर दिया, ये बिजनेस यूनिट को खुद से अलग कर दिया, सो एज टू फोकस ऑन द कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी वाला एरिया कौन सा था? ए एंड बी, ठीक है। L&T Group has done the same thing, they have demerged their cement division and they sold it to the Aditya Birla Group today, which is known as Ultratech Cement। perfect example है इसका। is it clear बच्चों? तो डीमर्जर का मतलब स्प्लिट अप और डिवीजन, स्प्लिट अप अलग हो जाना, और डिवीजन ऑफ बिजनेस बिटवीन 2 और मोर कंपनीज, या तो दोनों कंपनी साथ में बिजनेस कर रहे हैं, अभी अलग हो गया, और डिवीजन ऑफ बिजनेस विद इन अ सिंगल एंटिटी, एक ही कंपनी 2 पार्ट्स में डीमर्ज हो गया। मेन रीजन क्या रहने वाला है? आइदर ड्यू टू द क्लैशेस और इन ऑर्डर टू फोकस, आइदर ड्यू टू द क्लैशेस और इन ऑर्डर टू फोकस ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज। क्लियर है? हाँ जी सर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट और नेक्स्ट मोड। यस, सो नेक्स्ट मोड इज स्ट्रेटेजिक अलायंस।
नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस. ये वर्ड सुना है क्या पहले? एनीवन? स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं सर, नहीं सुना है, ध्यान दो यहाँ पे. Strategic alliance is basically, it is an arrangement. Basically, it is an arrangement. ठीक है. Whereby का मतलब क्या होता है? जहां पे, yes, two or more entities comes together. Two or more entities comes together and they help out each other in achieving their objectives. They help out each other in achieving their objectives. ठीक है. हाँ सर. The strategic alliance is basically an arrangement whereby two or more companies comes together. They help out each other in achieving each other's objectives. एग्जाम्पल देखो तो तुम लोगों ने ये कंपनी का नाम सुना है? टॉमी हिलफाइगर. हाँ सर, सुना तो है. और ये कंपनी का नाम सुना होगा, टाइटन इंडिया लिमिटेड. हाँ, ये भी सुना है. अब ये जो कंपनी है ना, इट इज अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया and they are basically dealing in accessories. They are basically dealing in clothing and accessories. However, जो इनका प्रोडक्ट का रेंज होता है वो है एक्सपेंसिव वन. Their products are very expensive. And as we all know that as an Indian we don't have the tendency to spend. जनरली वी डोंट हैव द टेंडेंसी, या मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, मैं वो स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ या क्लास ऑफ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. इन जनरल वी इंडियंस डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव गुड्स. दस टॉमी हिलफाइगर के लिए इंडिया इतना ज़्यादा लिक्रेटिव मार्केट नहीं है या इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है. अब अगर टॉमी हिलफाइगर अपना शोरूम स्टार्ट करके, शोरूम सेटअप करके हर सिटी के अंदर ऑपरेट करेगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो इनको बहुत बड़ा लॉस इनकर करना पड़ सकता है फ्रॉम द इंडियन मार्केट, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट नहीं है इनके प्रोडक्ट के लिए. इनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसका मार्केट है, लेकिन इनके प्रोडक्ट का मार्केट नहीं है. रीजन बीइंग दे आर डीलिंग इन वेरी एक्सपेंसिव गुड्स और एसेसरीज. तो व्हाट दे डिड, दे हैव एंटर्ड इनटू एन अलायंसेस. Tommy Hilfiger has entered into an alliance with Titan India Limited. क्या alliance है सर? Titan India Limited is providing them a platform to sell their products in their showroom, yeah, through their platform. तुम अगर Titan के शोरूम में जाओगे ना तो वहां पे तुमको इसके प्रोडक्ट या इसके एसेसरीज भी अवेलेबल हो जाएंगे, दिख जाएंगे तुमको. तो it is a kind of strategic alliance between both of them. They both are helping out each other. टाइटन इंडिया लिमिटेड को ऐसा करने के लिए हो सकता है कि कुछ कमीशन मिलता हो ऑन सेल्स. बात समझ में आ रहा है क्या? तो बोथ द कंपनीज आर बीइंग म्यूचुअली बेनिफिटेड. बोथ द कंपनीज आर हेल्पिंग आउट ईच अदर्स इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स. ये जितने भी केसेस हैं, अमेजॉन हो गया, देन फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, देन आपको स्विगी हो गया, देन जोमैटो हो गया, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के. They all are the examples of strategic alliance. They work on the concept of strategic alliance. They work on the concept of strategic alliance. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. Now, तो strategic alliance हमको क्लियर है? हाँ सर.
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर, व्हाट इज जॉइंट वेंचर? एनीवन? आज तो जॉइंट वेंचर में भी क्या होता है, कुछ तो अरेंजमेंट होता है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज under which they will be pooling of their assets together. In joint venture, two or more entities will be coming together. They will be pooling of their assets together. They will be pooling of their assets together, and they will carry out the business activities. They will carry out the business activities together in order to achieve a common objectives. ठीक है, जॉइंट वेंचर में क्या हो रहा है, दो कंपनीज साथ में आ रही हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल कर रही है, बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही है, एंड बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट करके जो भी प्रॉफिट्स है वो आपस में म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये कंसेप्ट है ना जॉइंट वेंचर। फिर दो टाइप का जॉइंट वेंचर होता है, आइदर इक्विटी जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। इक्विटी जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर फॉर द टाइम बिंग, फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट और फॉर a specified time period. When the time period or project gets over, they both will be separated. लेकिन सर यहाँ पे ना हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही कुछ तो सर मर्जर में भी हो रहा था, मर्जर में भी सेम चीज हो रहा था सर। हाँ ऐसा कुछ हो रहा था, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड जॉइंट वेंचर। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड जॉइंट वेंचर। सर क्या डिफरेंस है बताओ? देखो, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, देखो समझना, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर लेट्स से हम लोगों का ना पास दो एंटिटीज है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। इट इज नॉट विजिबल, आई एम टेकिंग इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। दो एंटिटीज ए लिमिटेड एज वेल एज बी लिमिटेड, ठीक है। हाँ सर, अब ए लिमिटेड ना तीन बिजनेस में डील कर रहे हैं, ए बी एंड सी, एंड बी लिमिटेड दो बिजनेस में है, बिजनेस डी एज वेल एज ई, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज है, दोनों अलग अलग सिटीज में है या दोनों अलग अलग कंट्रीज में है, जैसा भी आपको समझना चाहो। दोनों ने एक दूसरे के पास प्रपोजल रखा to enter into joint venture for business Z, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है और सॉरी बी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एज वेल एज ए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। दे हैव क्रिएटेड अ न्यू एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से Z लिमिटेड। They have created a new entity in the form of Z Limited. बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो इन दिस केस ध्यान देना, इन दिस केस इन दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट है ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। दे विल बी वर्किंग टुगेदर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर। Only in respect of this particular business, they will have common decision making only for this venture, and apart from this venture they have their own identity or they have their own existence. A जो है ना ये business में इसको इंटरफेयर नहीं करने देगा, और B जो है इन businesses में A को इंटरफेयर नहीं करने देगा। मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल ले लो, मारुति इंडिया लिमिटेड, सुजुकी जापान, दोनों फोर व्हीलर सेगमेंट में डील कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर व्हीलर सेगमेंट में डील कर रहे हैं। हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सुजुकी इज ऑल्सो डीलिंग इन टू व्हीलर सेगमेंट इन इंडिया। हाँ, तो जो टू व्हीलर सेगमेंट वाला जो मार्केट है या टू व्हीलर सेगमेंट वाला जो बिजनेस है, इन दैट मारुति कैन नॉट गिव देयर ओपिनियन। बात समझ में आ रहा है क्या? मारुति कैन नॉट गिव देयर ओपिनियन, मारुति की बात नहीं मानेगा टू व्हीलर वाले सेगमेंट में, सिर्फ फोर व्हीलर वाले सेगमेंट में मारुति की बात मानी जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर जिसमें दोनों ने जॉइंट वेंचर किया है, they have their own existence, they will have their own decision making, own discretion। जबकि मर्जर में क्या होता है, मर्जर में इसके सारे बिजनेस मर्ज हो गए और इसके भी सारे बिजनेस मर्ज हो गए, अब दोनों मिलकर के एक ही हो गया। बेटा मर्जर शादी के जैसा है,
क्या बात कर रहे हो सर, मर्जर शादी के जैसा है? हाँ मर्जर शादी ही है, शादी के जैसा नहीं है, मर्जर शादी ही है। अब दोनों पार्टीज जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, खाएंगे साथ, उठेंगे साथ, सोएंगे साथ। शादी, मर्जर, सारे काम साथ में हो रहे हैं। इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, in case of joint venture, they have entered into a mutual understanding only for a particular business segment, and apart from that business segment they will maintain their own identity, or they will have their own discretion for the businesses which are not the part of joint venture, for the businesses which are not the part of joint venture. इज इट क्लियर? फिर ये कितने टाइप्स का हो सकता है? इट कैन आइदर बी इक्विटी जॉइंट वेंचर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। ठीक है सर? हाँ जी। तो ये एक मोड हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मोड। नेक्स्ट मोड ध्यान देना यहां पे। यस नेक्स्ट हो गया स्लम सेल। तो बच्चों स्लम सेल क्या होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, इनकम टैक्स एक्ट। स्लम सेल मीन्स सेल ऑफ बिजनेस डिवीजन, सेल ऑफ एनी बिजनेस यूनिट और बिजनेस डिवीजन एट अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यूज टू द इंडिविजुअल एसेट्स। लमसम कंसिडरेशन में किसी भी एक बिजनेस अंडरटेकिंग को बेच देना विदाउट असाइनिंग वैल्यूज टू दी इंडिविजुअल एसेट्स। लेकिन सर डीमर्जर में भी तो ऐसा ही हो रहा था, उसमें भी आप बिजनेस यूनिट बेच रहे थे, तो क्या डिफरेंस है? बताऊंगा बेटा जब मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, जब हम इन डेप्थ या इन डिटेल डिस्कशन के लिए जाएंगे, देयर वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्लम सेल एज वेल एज डीमर्जर। फॉर द टाइम बीइंग स्लम सेल इज आल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है? देन अपार्ट फ्रॉम स्लम सेल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पे कंपनी क्या करता है? कंपनी एक्सेस अवेलेबल कैश रिटर्न कर देता है टू देयर शेयर होल्डर्स बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, देखो रीस्ट्रक्चरिंग का जब मैंने तुमको डेफिनेशन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बोला था कि एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, रीबिल्डिंग और रीस्ट्रक्चरिंग जिसमें तुम ऑल्टर करने के लिए जा रहे हो, चेंज करने के लिए जा रहे हो, क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर या बिजनेस ऑपरेशंस। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी मोड जो आप अडॉप्ट करते हो एंड जिसकी वजह से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपोजिशन भी अगर चेंज हो रहा है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड, दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और दैट पर्टिकुलर मोड कैन बी कंसिडर्ड एज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मोड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है? तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। फिर एक और मोड जो आप पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मोड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस और रीस्ट्रक्चरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस ऑपरेशन नहीं होगा, रीस्ट्रक्चरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों? हाँ। देन देयर इज वन मोर कंसेप्ट कॉल्ड बिजनेस सेल। देयर इज वन मोर कंसेप्ट कॉल्ड बिजनेस सेल। अब देखो बिजनेस सेल में क्या होता है, और इसको बिजनेस डाइवेस्टिचर भी बोलते हैं, बिजनेस डाइवेस्टिचर भी बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे। मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसका कोर कॉम्पिटेंसी था इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। इसमें इनका कोर कॉम्पिटेंसीज था, लाइसेंस भी था इनके पास। ठीक है? दे वर डूइंग गुड, वेरी गुड, इवन वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड दे हैव thought to diversify their business. ठीक है? They have thought to diversify their business, and for that उन्होंने सोचा कि यार हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टोबैको का तो कर ही रहे हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स का तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं? We can carry out the manufacturing of स्टील्स वाले सेगमेंट में एंट्री किया।
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स का उनको एबीसी भी नहीं पता, बट देन ऑल्सो दे हैव एंटर्ड इनटू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट एंड दे started making the losses. They started making the losses and they kept on making the losses. ठीक है, साल दर साल दर साल दर साल लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस। यहां से पैसा कमाते और इसमें पैसा गवाते, यहां से पैसा कमाते और इसमें पैसा गवाते। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत परेशान हो गया, सर पकड़ ले, बोले कहां कौन सी बला पाड़ ली, कहां इन्वेस्ट कर दिया पैसा। Thus they have decided कि यार ये बिजनेस यूनिट को हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और सेल करके ये बिजनेस यूनिट को सेल करके जो फंड्स रियलाइज होगा, ये बिजनेस यूनिट को सेल करके जो फंड्स रियलाइज होगा उसको हम इन्वेस्ट करेंगे इनटू द बिजनेस इन विच वी हैव कोर कॉम्पिटेंसीज। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, सेल प्रोसीड्स। सेकेंड, आर बीइंग इन्वेस्टेड, सेल प्रोसीड्स आर बीइंग इन्वेस्टेड into the business in which, excuse me, into the business in which the management has core, yes, sale proceeds are being vested into the business in which, into which management has core competencies, in which the management have core competencies. Is it clear? तो ये कंसेप्ट आपको ऑफ बिजनेस सेल और बिजनेस डाइवेस्टिचर क्लियर है सबको? से यस। now there is one more concept called debt restructuring. Debt restructuring. Debt restructuring में क्या होगा, कंपनी shall enter into, a company shall enter into arrangement, ठीक है, अरेंजमेंट बोलो या नेगोशिएशंस बोलो। The company shall enter into arrangement or negotiations with their creditors. ऐसा कंपनी तब करेगी जब कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस काफी खराब है या कंपनी फाइनेंशियली सिक है या लॉस मेकिंग कंपनी है। तो दे विल एंटर इनटू अरेंजमेंट और दे विल ट्राई टू नेगोशिएट, दे विल ट्राई टू नेगोशिएट विद देयर क्रेडिटर्स। दे विल एंटर इनटू arrangement or they will try to negotiate with their creditors, either to waive off the interest या to lower the interest या to waive off certain amount, principal amount, interest भी पूरा हटा दो, principal भी थोड़ा सा कम कर दो, और नहीं अगर ऐसा करते हो तो जाओ हमारे अगेंस्ट वंडिंग पिटीशन फाइल कर दो, हम तो पेमेंट नहीं कर सकते। देखो तो ऐसा कुछ अगर अरेंजमेंट कर रही है कंपनी अपने क्रेडिटर्स के साथ, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डेट रीस्ट्रक्चरिंग, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्या थे, मोड्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। बाय अडॉप्टिंग एनी वन ऑफ दीज मोड्स, बाय अडॉप्टिंग एनी वन ऑफ दीज मोड्स, कंपनी कैन रीस्ट्रक्चर, कंपनी कैन रीस्ट्रक्चर इट्स बिजनेस। क्लियर है बच्चों? बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ दीज मोड्स अ कंपनी कैन रीस्ट्रक्चर इट्स बिजनेस। और तुमको एक बात बताऊं, टॉप सीक्रेट बताऊं, जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए में आपको यही पढ़ना है। सर यही पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है? हाँ इतना सा ही पढ़ना है। जितने भी मोड्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस each and every mode of restructuring. We are going to discuss each and every modes of restructuring in very much detail. और जिस दिन या जिस क्लास में सारे मोड्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, हमारा पार्ट ए गेट्स कंप्लीटेड।
और पार्ट ए गेट्स कंप्लीटेड। डू यू नो दिस? हाँ जी सर, तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, सर what are the objectives or needs for restructuring, need for corporate restructuring or restructuring, objective और need, क्या जरूरत आन पड़ी सर? तो as already said, to improve, क्या बच्चों बोलते जाना मेरे साथ, to improve its ओवरऑल एफिशिएंसी, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी, अ कंपनी में गो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इट्स बिजनेस, और इट कैन बी टू मेक ग्रोथ, देन टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी, डिस्कस किया था। हाँ जी सर, फोकस ऑन, इन ऑर्डर टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी, कंपनी कौन से मोड पे जाएगा बच्चों? सर कंपनी जाएगा डीमर्जर के लिए, ठीक है, गुड। टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी, हाँ जी सर। देन एनी अदर एडवांटेज? हाँ सर, टू गेट एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मान लो कि कोई भी कंपनी विच आर वर्किंग विद एन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एनी कंपनी विच आर वर्किंग विद एन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अब वो कंपनी ऐसे कंपनी के साथ जाकर के मर्ज हो रहा है या अमलगमेट हो रहा है इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। ये जो कंपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम कर रहा था, दे मे ऑल्सो गेट एक्सेस टू दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय virtue of such merger or amalgamation, ठीक है। हाँ सर, then to get the benefits of economies of scale, क्या होता है बच्चों ये? what do you mean by the term economies of scale? सर economies of scale का मतलब है कि as the level of production increases, the fixed cost per unit start declining या start decreasing, ऐसे होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। तो मान लो कि अभी दो एंटिटीज है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दोनों अपने इंस्टॉल कैपेसिटी के, ए लिमिटेड अपने इंस्टॉल कैपेसिटी के 60% पे ही काम कर रहा है, एंड बी लिमिटेड अपने इंस्टॉल कैपेसिटी पे, जो उसका इंस्टॉल कैपेसिटी है, मान लो कि 100% का इंस्टॉल कैपेसिटी है ना, 100 पे काम कर रहा है, बट उनको और भी ज्यादा यूनिट्स का रिक्वायरमेंट रहता है। जो बिजनेस यूनिट में, जो भी प्रोडक्ट में वो लोग डील कर रहे हैं, उनको और भी ज्यादा प्रोडक्शन का नीड है। तो अगर बी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड जो अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहा था, बात समझ में आ रहा है क्या? तो ए लिमिटेड को बेनिफिट मिलेगा किसका? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ए लिमिटेड विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दोनों कंपनीज ने अपने बिजनेस को कंबाइन किया, as a result of which level of production increases, and as the level of production increases, the fixed cost per unit will decrease, and as the fixed cost per unit will decrease, they will get the more profitability even by selling their products at the same price, or even by selling their products without increasing the price of the commodity. I hope this is clear now. बोलो बच्चों। हाँ जी सर। Now और क्या हो सकता है? टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। दो कंपनीज ने साथ में काम किया तो दोनों कंपनीज का कंबाइंड मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, देन टू गेन द टैक्स एडवांटेज। ये कैसे होगा सर? अब मान लो कि अगर कोई लॉस मेकिंग एंटिटी जाकर के मर्ज हो जाता है विद अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, तो अक्यूमुलेटेड लॉसेज और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लाइंग इनटू द बैलेंस शीट ऑफ लॉस मेकिंग एंटिटी कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय
can be absorbed by profit making entity, and thus that profit making entity will get the tax advantage. That profit making entity will get the tax advantage. तो टैक्स एडवांटेज कब मिलेगा? जब कोई लॉस मेकिंग एंटिटी जाकर के मर्ज हो रहा है या अमलगमेट हो रहा है किसमें? इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. Thus, as a result of such arrangement, as a result of such merger or amalgamation, the accumulated losses or or unabsorbed depreciation lying into the balance sheet of such loss-making entity can be absorbed, or can be utilized by the profit-making entity. As a result of which, their overall tax burden will get reduced. Is it clear? Aji sir. Next, अगर दो कंपनीज का मर्जर होता है या अमलगमेशन होता है तो जो रिजल्टेंट कंपनी बनता है, that resultant company will get diversified pool or diversified collection of managerial resources. ठीक है, they will get diversified pool of managerial resources. Clear बच्चों? तो these could be the objectives or needs for a company going for restructuring. ठीक है जी? हाँ सर. Now, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. कितने टाइप का हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग? तो रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज financial restructuring. Then technological restructuring. Then market restructuring. As well as organizational. Restructuring. ठीक है, अब समझना होता है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग द शेयर कैपिटल और रीस्ट्रक्चरिंग द शेयर कैपिटल और रीस्ट्रक्चरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी. Financial restructuring involves restructuring the capital structure of company in order to make the capital structure of company more balanced. Technological restructuring में क्या होगा? Company will restructure their technological development या the level of technology with which they are operating or with which they are carrying out their business activities. Technological updations कर सकता है company in case of technological restructuring. Market restructuring may company will either try to enter into new market with new product, or either they will try to enter into existing market with new product, or either they will try to enter into existing market with modified version या more advanced version of their existing product or services. हो गया market restructuring. ठीक है. देन ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग. तो ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है जिसमें आप पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस आप चेंज कर सकते हो. देन मैनेजमेंट चेंज कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हो. तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वाइडर कंसेप्ट. ठीक है, विच विल लीड टू द ओवरऑल रीअरेंजमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था आपको. हाउएवर जब मैं
जब मैं ओरिजिनली सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इन सब चीज़ों को हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इन वेरी मच डिटेल। तो आई होप ये जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। नाउ विद दिस बेस, with this particular base we can start with a chapter number 1. We can start with a chapter number 1. एक चीज और ध्यान रखना, as far as your corporate restructuring paper is concerned, I will make you write down most of the things in CR part 1. I will make you write down most of the things in CR part 1. जितना मैं लिखा हूं, जो भी मैं लिखवा रहा हूं, you need to copy all the things. ठीक है, सारी चीजें आप इसको कॉपी करिए, as it is going to be very helpful while making the revision, especially one day before the exam. So we will be preparing handwritten notes. We will be preparing handwritten notes for your CR part 1. Is it clear? Is it clear? We will try to sum up the entire CR part 1 in approx 160 pages. देखिए, in approx 160 pages में हम लोग पूरा CR कंप्लीट करने वाले, पूरा CR लिखने वाले, और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, स्पेशली फॉर मेकिंग रिवीजन, और दैट टू स्पेशली वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन, बिकॉज वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन यू नीड टू कवर 2 बुक्स, और दोनों बुक्स को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पेजेस, तो इट इज नियर अबाउट 650 to 700 पेजेस, which could be very difficult task for any student. ठीक है, as we are very much aware of the fact कि we are not getting any leave one day before the exam, especially when we are going for all the 3 modules. हमको कोई भी लीव नहीं मिलने वाला है, और अगर हमको कोई भी लीव नहीं मिलने वाला है, it means we will be hardly getting 7 to 8 hours. ठीक है, 7 to 8 hours उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत फोकस होकर के पढ़ रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट में फोकस है डेडिकेशन का, मैं उसके लिए 4-5 घंटे ही है, 5-6 घंटे ही है, तो 8 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज करना becomes a very challenging task for any student. ठीक है, तो वो जो बर्डन है ना वन डे बिफोर एग्जाम का, वो मैं आपको कम कर दूंगा, ठीक है, बाय मेकिंग यू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बाय मेकिंग यू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर योर CR part 1. ठीक है सर, हाँ जी। तो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. ध्यान देना यहाँ पे।